तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे मना करने के बावजूद तुम इस ज़ियान से मिली, इससे अपने दुख शेयर कर रही थी। आशिर इसे सीधा रूम में लाया और कहा था। वो ज़मीन पे गिरी और इसके हाथ छुड़ाने पर वो लड़खड़ा कर वो संभल कर खड़ी हुई और उसकी आंखों में देख कर कहा, किस हक से मुझे हुक्म दे रहे हैं जब कोई हक आपने निभाया ही नहीं। जख्म देकर आप मुझे छोड़कर भाग गए थे, मैं नहीं भागी थी, समझे आप? आपने अपने सारे हक खो दिए तो बेहतर होगा हक की बात ना ही करें तो अच्छा होगा। मरियम ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, सही कह रही हो। पहले तो मैं तुम्हारा जायज़ हक दूंगा, फिर तुम पर हक जताकर अपनी बात मनवाऊंगा। फिर तो कोई एतराज़ नहीं करोगी ना? मरियम हैरान हुई इसकी बात सुनकर, किस तरह वो बात घुमा गया था और इसका मतलब निकाला था इसकी बात का। शर्म से पानी पानी हो गई थी वो। आशी ने दरवाज़ा लॉक किया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। इसके अंदाज का मतलब समझते हुए इसने कहा, नहीं आशिर, ऐसा प्लीज़ ना करें, फैसला हो चुका है। मरियम, आशिक गिलानी, हक की बात सुन सुनकर थक गया हूँ। जब तुम्हारे हुकूक अदा करूँगा तो ये कहने की नौबत नहीं आएगी कि तुम कह सको दोबारा। इसकी बात ने इसे खौफजदा कर दिया। वो अपनी शर्ट उतार कर धूल उछाल चुका था। वो बेताबी से दरवाजे की तरफ बढ़ी पर वो आगे से इसका रास्ता रोके खड़ा था किसी पहाड़ की तरह। मुझे जाने दे प्लीज़। अगर ना जाने दूँ तो वो इस पर झुका। वो दूर हुई तो घबराहट में और दूर होती वो एक कदम पीछे और एक कदम आगे की तरफ बढ़ा। दूर होती फासला बढ़ा रही थी और वो कदम बढ़ाकर इस फासले को ख़त्म कर रहा था। आखिर कब तक ये खेल चलता? इसकी पीठ दीवार से जा लगी और फासलों के रास्ते बंद हो गए। वो इसके बिल्कुल नज़दीक आ गया, इतना कि वो उसके परफ्यूम की खुशबू को महसूस कर पा रही थी। गुलाबी होठ कँपा रहे थे, आंखें शर्म से झुकी जा रही थी। इसे शर्ट लेस देखकर दोनों बाजू इसके दाएं बाएं करके फरार के रास्ते बंद हो कर चुका था। प्लीज़ जाने दें, खुदा का वास्ता, इसने गड़गड़ा कर कहा। शिश, अब ऐसा कोई वास्ता न देना। इसकी शरारती लट इसके कानों के पीछे किया। इसके ज़रा से लम्स ने इसके अंदर तरातुम बरपा हुआ। आप गलत समझ रहे हैं, इसने नज़रें इसके जूते पर जमाते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक समझाऊँ तुम्हें? इसकी कान की लो पर अपने होठों और फिर दांत का लम्स छोड़ा इसने और सरगोजी में कहा। वो एकदम आपे से बाहर हुई और इस हरकत पे और इसे दूर धकेला और कहा, क्या समझे हैं आप? इसकी हिम्मत पर वो हैरान हुआ और लम्हों में इस झटके से संभला, क्योंकि इस नाजुक लड़की से वो हिम्मत की उम्मीद नहीं कर रहा था। ज़रा लड़खड़ाने के बाद वो संभल के अब खड़ा था, पर वो नाजुक सी लड़की गुस्से से लाल पीली हो रही थी इसकी इस हरकत पर। बताएं, आपने मुझे क्या समझा था और क्या समझ रहे हैं? यही कि जब बीवी हक मांगे तो इसे इसी वक्त देना चाहिए, ज़रा बराबर देर नहीं करनी चाहिए। क्या पता वो किसी और के पास न चली जाए। सिज अशर के लहजे में तंज था। शट अप, कितनी घटिया घटिया इंसान है आप, कितनी घटिया आपकी सोच, किस बात किस तरीके से आप लेते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। इसकी बात काट कर वो गर्राई। इस पर नज़रें फोकस किए इसने कहा था। वो इसकी बकवास पर झंझला उठी थी और नफरत से इसका घटिया बात का जवाब दिया और दुपट्टा दुरुस्त करना ना भूली साथ में। जो भी बात हो, तुमने हक की ही थी और अब आज अभी मैं तुम्हें तुम्हारे हक से देने लगा हूँ। उम्मीद है रोकने की गलती नहीं करोगी तुम, क्योंकि मुझे तुम अच्छी तरह जानती हो। रुकावटें मेरे हौसले नहीं तोड़ सकती और जब मैं कुछ करने की ठान लूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो इसके रंग बदलते चेहरे को हैरत से देख रही थी, जिसका चेहरा गुस्से से लाल और आंखों की सुर्खी इसके गुस्से की इंतहा ज़ाहिर कर रही थी। इसके हर अंदाज में एक अज़म था और जिस तरह वो लफ्ज़ चबा चबा कर जब अदा कर रहा था, इसे पता लग रहा था कि वो किस जुनून से और शिद्दत से कह रहा है। इसका हर अंदाज इसके हौसले की गवाही दे रहा था। इसने जारिये से इसके जिस्म से इसका दुपट्टा अलग करके दूर फेंक दिया। वो नाजुक सी लड़की एक तरफ पड़े अपने दुपट्टे को और दूसरी तरफ इस पहाड़ को देखकर सोच रही थी, क्या वाकई अब वो खुद इसके जुनून और शिद्दत से बचा पाएगी या नहीं। आशिर, नहीं प्लीज़। वो इसे बेड पर धकेल चुका था। वो नहीं करती। बैठ कर राव के पास पहुंची। आशिर शूज़ उतार कर इसकी तरफ बढ़ा। मरियम ने जल्दी से साइड टेबल से एक वॉच उठाया। मैं कहती हूँ पास मत आना मेरे, तुम मुझे मारोगी ये वॉच? आशिर ने हैरत से पूछा। बेड की तरफ बढ़ा। नहीं आशिर गिलानी। मरियम ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर? आशिर ने कहा और जिस तरह मरियम ने अपना हाथ घुमाया वो दंग रह गया, लम्हों में समझ गया। वो अपने सर पर मारने लगी है आवाज़। वो लम्हा क़यामत ख़ेज़ था आशिर के लिए। ऐसी जनूनी लड़की से पहली दफ़ा पाला पड़ा था इसका। नहीं मरियम, आशीष ज़ोर से चीखा बेताबी से। धड़ाम की आवाज़ गूंजी कमरे में। वो इसकी तरफ बढ़ा और बर वक्त वास वाला हाथ पकड़ लिया और वास ज़मीन पर फेंका। धड़ाम की आवाज़ गूंजी कमरे में। वास चिकना चूर हो गया। वो रियल क्रिस्टल वास था। अगर गलती से भी वो सर पर लग जाता और टूटता तो क्रिस्टल फॉर्म में टूटता, जो इंतहाई ख़तरनाक था। इसे नुकसान पहुँचता। मरियम नहीं जानती थी, पर आशिर को अच्छी तरह पता था, इसलिए वो डर गया था इस लड़की के जुनून से। पागल हो तुम? तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो मरियम को झिझोड़ कर पूछ रहा था। इस वक्त वो शर्टलेस था और मरियम निढाल सी थी।
کیوں کیا کرنے لگی تھی تم یہ سب؟ عاشق کے لہجے میں ابھی بھی دکھ کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مجھے نہیں پتا، تمہارا ایک بھائی میری وجہ سے چلا گیا، اب کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک دشمنی اب تک چل رہی ہے، ایک اور دشمنی نہیں لے سکتی، اس لیے سوچا قصہ ختم کر دوں۔ سارے فساد کی جڑ میں ہی ہوں، تو مجھے ہی خود ختم کرنا چاہیے۔ مریم نے سوچا پر کہہ نہ سکی۔ وہ بھیگی پلکوں کے اور لذتی ہونٹوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی، اور وہ اسی کشمکش سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کا بازو پکڑے اب سے جوڑتے ہوئے پوچھا، بتاؤ کیوں کی تم نے یہ حرکت؟ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز عاشر، میرے بھائی کو اس جیل سے نکال دیں، پھر جو چاہے وہ کروں گی، جس طرح رکھیں گے رہ لوں گی، بس ایک بات میری مان لیں، پھر مجھے مار مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اف نہیں کروں گی۔ مجھے میرا بھائی آزاد چاہیے، بس اتنی سی التجا ہے۔ وہ خود کے لیے اذیت مانگ رہی تھی، صرف اپنے بھائی کی آزادی کے بدلے۔ کیسی لڑکی تھی عاشر، اس کے جذبے پہ حیران تھا۔ واقعی بہنیں بھائیوں پر جان نچھاور کرتی ہیں۔ وہ اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ عاشر اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ حیران ہوا اس لڑکی پہ، خود سے جدا کرتا ہوا بولا، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے مریم۔ عاشر نے دھیمے لہجے میں کہا، اور سے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس شخص کے دل میں کیا ہے۔ وہ جانے لگا تھا، وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ پلیز عاشر، میرے بھائی کو آزادی کی نوید دے دو، اس کی کوئی غلطی نہیں، میں ذمہ دار ہوں اس سب کے۔ وہ درد سے چور لہجے میں بولی، پلیز مریم تم آرام کرو، اس بارے میں کل بات ہوگی۔ وہ اس پر کمبل ڈالتا اپنی شرٹ اٹھائی اور چلا گیا۔ مریم کمبل میں منہ کر کے دوبارہ رونے لگی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ یوں تو اس کی عادت نہ تھی، پر پریشان ہوتا تو پی لیتا۔ ابھی بھی کمرے سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی، وقفے وقفے سے۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ جو تم مانگ رہی ہو مشکل ہے میرے لیے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں، سب بابا سائیں کے ہاتھ میں ہے۔ کیسے سمجھاؤں؟ وہ نہیں مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے۔ کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ پریشانی کی شدت سے ماتھا مسلنے لگا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کیسے کہوں؟ ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ تم بے خبر ہو بہت سی حقیقتوں سے۔ عاشر نے ایک اور سگریٹ سلگایا۔ اس وقت موبائل کی رنگ ہوئی۔ بابا کا نمبر دیکھتا ہوا کال ریسیو کی۔ سلام دعا اور حال حوال کے بعد بولے، تو پھر کب آ رہے ہو گھر؟ کچھ احساس ہے تمہیں؟ انہوں نے اس کے 1 مہینے سے کراچی ہونے پر کہا تھا۔ بابا سائیں آ جاؤں گا، اور کچھ اس کے لہجے میں واضح بیزاریت تھی۔ تو کیا ہم صرف تم سے کام کے لیے بات کریں گے؟ عاشر آ جاؤ، گھر بہت یاد آ رہی ہے، احد گیلانی نے محبت سے کہا۔ کچھ بزنس کی مصروفیات ہیں، آ جاؤں گا چند دن میں بابا سائیں۔ عاشر نے کہا، گھر میں سب کو تمہارا انتظار ہے۔ جی بابا صاحب، ایک بات پوچھنی تھی۔ اس نے اجازت چاہی۔ اس نے پوچھا، کچھ نہیں بابا صاحب، روبرو بات کریں گے۔ عاشر نے بات پلٹ دی۔ دوسری طرف وہ چونکے بنا نہ رہ سکے۔ پہلے ارسلان کا پوچھنے کا اس نے سوچا، پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ایسی باتیں فون پر کرنے کی بجائے روبرو کرنا بہتر ہوگا، اس لیے بات اس نے پلٹ دی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کو بہتر لگے، بابا صاحب نے کہا۔ اللہ حافظ کہہ کر دونوں نے کال کاٹی۔ وہ فون دیکھتا رہ گیا۔ کس مشکل میں پھنسا دیا تم نے مریم، عاشر نے سوچا۔ اٹھو ناشتہ کر لو، میں آفس جا رہا ہوں۔ عاشر نے پردہ ہٹایا، کھڑکیوں میں سے روشنی سیدھا بیڈ پر آئی۔ وہ کسمسائی۔ عاشر نے ایک اور آواز دی اور کہا، مریم اٹھو ناشتہ کر لو۔ وہ حیران ہوئی اس کی اتنی گہری نیند پر، اب کہ اس کی آواز پہچان کر جلدی اٹھ بیٹھی۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس نے دوبارہ بتایا۔ وہ اپنے بال سمیٹنے لگی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، آنکھوں کے گرد سرخی سرخ سفید رنگت، گلابی ہونٹ، گہرے گلے کی قمیض اس کے نشو و فراز نمایاں تھے۔ اس وقت بغیر دوپٹے کے اپنے شوہر کو خود کی طرف مائل کر رہی تھی۔ مریم نے جلدی سے دوپٹہ اپنے سینے پر پھیلایا۔ اس کی نظروں کا فوکس خود پر دیکھ کر عاشر نے جلدی سے نظر پھیری تھی۔ میں بھی چلوں؟ اس نے ٹھہر کر پوچھا۔ نہیں، تم گھر پر رہو، ماسی ہوگی تمہارے ساتھ، باہر گارڈ بھی ہے، کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ نہ جانے کیوں وہ اسے تفصیل سے بات کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، وہ اکیلے پن کے خوف سے بولی تھی ساتھ چلنے کو، اور وہ بغیر کہے اس کی فکر سمجھ گیا۔ ماسی کا سن کر ریلیکس ہوئی۔ وہ اپنی بات کہہ کر پلٹ گیا۔ وہ اس گبرو مرد کو جاتا دیکھتی رہی۔ شام کو وہ گھر آیا، اسے کمرے میں نہ پا کر ماسی سے پوچھا، مریم کہاں ہے؟ وہ گھر کے پچھلی طرف ہے، ماسی نے بتایا۔ میری اور اس کی چائے وہاں لے کر آؤ، وہ حکم دیتا آگے بڑھا۔ جی صاحب، ماسی نے جلدی سے کہا۔ وہ بیک سائڈ آ گیا کپڑے چینج کر کے۔ تم اس سائڈ آ گئی، شام کا وقت ہے، تمہیں اندر ہونا چاہیے تھا، عاشر نے کہا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی، چونکی اس کی آواز پر۔ وہ گھاس پر بیٹھی، وہ چیئر پر بیٹھا تو وہ بھی روبرو بیٹھی اس کے، اور بولی، سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ مریم نے آرام سے کہا، سوری کی ضرورت نہیں، اکیلے یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بس اس چیز کا خیال کرو۔ عاشر نے اپنی بات واضح کی۔ کچھ لمحے خاموشی کے نظر ہوئے اور ماسی چائے لے کر آ گئی۔ دونوں کو چائے سرو کر کے وہ چلی گئی۔ پھر آپ نے کیا سوچا عاشر؟ آخر مریم کا مسئلہ تھا تو اسے ہی بات شروع کرنی تھی۔ مجھے کیا سوچنا ہے؟ عاشر نے کندھے اچکائے۔ وہ حیران ہوئی اس کی ڈھٹائی پر۔ تو پھر مجھے واپس چھوڑ آئیں ہاسٹل میں، نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، اب کہ مریم کا لہجہ بھی ٹوک ٹوک تھا۔
मरियम फजूल जिद ना करो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, वो बाबा साईं का फैसला है। शुक्र करो तुम्हें बचा रहा हूँ। आशिर ने वाज़ेह अल्फाज में अपनी बात रखी इसके सामने। मुझे नहीं बचना, पहले मेरा भाई आज़ाद होगा फिर कोई और बात, इसने कपट खौर चिढ़कर कहा। मरियम का लहजा ज़िद्दी था। अपने लिए एक और अज़ाब क्यों खरीदना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए आसानी कर रहा हूँ और तुम मुश्किलों में फंसना चाहती हो। आशिर ने एक और कोशिश की इसे समझाने की। वो दबे अल्फाजों में महब अंदाज से इसे समझा रहा था। शायद खुलकर बात करना इसके बस से बाहर था। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरा भाई आज़ाद चाहिए। मैं आपका साथ इसलिए कबूल किया था कि वरना मुझे तमन्ना नहीं इस खानदान का हिस्सा बनने की। मरियम ने दो टोक कहा। जाने क्या बात थी जो ये शख्स इसकी इतनी सुन रहा था, वो भी मौका का फ़ायदा उठा के अपनी कहे जा रही थी। बाबा की नज़र में कोई हैसियत नहीं होगी तुम्हारी यहाँ। तुम यहाँ सुकून में रहोगी, वहाँ तुम्हारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, आशिर ने कहा। आशिर की एक और कोशिश थी इसे समझाने की, पर वो समझ चुका था इसे समझाना बेकार है। जो खुद खाई के बाद पताल में उतरना चाहे इसे भला कौन रोक सकता है। अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं, वो निडर लहजे में बोली। सोच लो तुम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हो। आशिर ने वार्न किया। मैं नहीं डरने वाली, आप चाहे जो हालात हो। मरियम ने तंग लहजे में कहा। जिद की पक्की थी। आशिर को अंदाज़ा हुआ वो अपने भाई के दिफा में नहीं थकी, पर वो थक चुका था। वो थक कर बोला, ठीक है मैं अरसलान को आज़ाद करवा लूँगा, फिर अपनी बात से मुकरना मत। बाबा की सब शराइत तुम मानोगी और मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। आशिर ने एक बार फिर खुलकर कहा था। बात की संगीनी का एहसास दिलाया, पर मरियम सिर्फ एक ही धुन सवार थी। वो कुछ समझना नहीं चाह रही थी। ठीक है मुझे सब मंजूर है, मरियम ने बेधड़क कहा। मरियम बहुत पछताओगी तुम, बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल मेरे दायरे में हो, फिर मेरी पहुँच से भी दूर हो जाओगी। जिनके रहम व करम पर जाओगी वो बहुत बेरहम है। तो मेरा दिया एक ज़ख्म नहीं भूली, इनके दिए दर्द लेकर कहाँ जाओगी? वो अफसोस से इसे कह रहा था, पर इसका ध्यान सिर्फ एक बात पर था, वो अरसलान को आज़ाद करवा देगा। इसका अरसल अपने बाप को देखेगा। जरिश अपने शौहर के साथ होगी। कितना खुश कुन एहसास था, वो उसे देखता रह गया। अब जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी, मरियम ने सोचना छोड़ दिया। अभी इसका एक ही मकसद था, अरसलान की आज़ादी। जाने क्यों इसने आशिर से उम्मीद लगा ली थी। जिस तरह कल रात वो जारी से इसकी तरफ बढ़ा था, इससे लग रहा था इसे रोकना नामुमकिन होगा, पर इसकी एक कोशिश से वो रुक गया था। अगर वो इतना बुरा होता तो वो वाज चिमने के बाद ही करता जो वो ठाने बैठा था, पर वो सब ना करके इसने अच्छाई का सबूत दिया। दिल को कुछ ठारास मिली कि वो अपनी बात इससे मनवा लेगा। दिल में कुछ भी था, मरियम की ज़बान से बोली तो सिर्फ ज़हर भरे लफ्ज़। मैंने अपना सोचना छोड़ दिया आशिर गिलानी, तुम्हें मेरी परवाह कभी नहीं रही, जानती हूँ। अब भी तुम्हारी गैरत का मामला हूँ मैं और कुछ नहीं। मरियम ने सफाकी से अपनी सच सोच बताई। सही पहचाना तुमने, आशिर ने कहा। कप पटखा और कुर्सी को ठोकर मारता हुआ बोला। अपने हर अमल पर, हर लफ्ज़ के तुम खुद जिम्मेदार हो। मुझसे कोई उम्मीद कभी मत रखना। आगे के हालात की संगीन का तुम्हें अंदाज़ा नहीं, पर मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, आशिर ने कहा और चला गया। आशिर ये नामुमकिन है। आशिर आज दिन को आया था, रात को बाबा साईं के रूबरू बैठना, अपना किया फैसला इनको सुना रहा था। प्लीज़ बाबा साईं इससे किस किस्से को आप ख़त्म करें। अब उम्र का कसास ले चुके हैं मरियम की सूरत में। वो खुद हमारी सफाकियत के भेंट चढ़ाने को तैयार है, तो फिर आप अरसलान को आज़ाद कर दें। आशिर ने इनको याद दिलाया जो वो कर चुके हैं। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, बैठे बिठाए तुम्हें क्यों इन भाई बहन से हमदर्दी का भूत चढ़ा है। अहद गिलानी हैरान थे। इतने वक्त बाद दोबारा इस टॉपिक पे बात कर रहा है, वरना एक अरसा हुआ कभी भी नहीं बोला इसके बारे में। हालांकि अहद गिलानी और आमिर गिलानी इस खबर को रखते थे, आपस में जिक्र भी हो जाता था, पर अशर इसके सामने इस तरह की कोई बात करने से दोनों ग्रेज करते थे। बाबा साईं प्लीज़, मुझे कई बार ये बात आपसे कह चुका हूँ। 2 दफ़ा इसने हिम्मत की थी कहने की, पर वो इसे हर बार टोक देते। एक मिनट कहें, कराची में तुम इस लड़की से मिले तो नहीं जो इसकी हमदर्दी का भूत सर चढ़ के बोल रहा है। अहद गिलानी के दिमाग में क्लिक हुआ। आशिर ने बाप के कहने पर नज़र चुराई। आशिर सच बताओ मुझे, इसे बाजू से पकड़कर खुद की तरफ रुख करके पूछा। वो उनकी आंखों में तनपी थी। जी बाबा साईं, वो मेरे घर पर है, थक कर से एतराफ़ किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी मर्ज़ी के बगैर इसे बसाओगे? वो धाड़े। बाबा साईं ऐसी वैसी कोई बात नहीं, बस आपसे जो कह रहा हूँ वो करें। आशिर संभल कर बोला। आशिर मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी, तुमने मेरा मान तोड़ दिया। अहद गिलानी को अफसोस हुआ। प्लीज़ बाबा साईं, मेरी गैरत को गवारा नहीं करती। वो तन तनहा रहे और गैर मर्दों के साथ उठे बैठे सब इसे सहारा देने की कोशिश करें। नफ़रत महसूस करता हूँ खुद से इसके हालात सुनकर। प्लीज़ इसे इस चारदीवारी में ले आए। आशिर ने अपना नज़रिया इनके सामने रखा। ठीक है ले आओ तुम क्या मसला है? अरसलान कुरैशी जेल में ही सड़कर मरेगा, बेदर्दी की मौत मरेगा, अहद गिलानी ने सफाकी से कहा।
बाबा साईं वो नहीं मानेगी, बहुत ज़िद्दी है, खुद को नुकसान पहुँचाएगी अगर इसकी बात ना मानी तो। अहद साहब चौंके, आशिर का लहजा इसकी बेबसियाँ बयान कर रहा था। क्या होने वाला था? आने वाले वक्त की बगावत की बू वो सूंघ चुके थे। अब ये लड़की मेरे दूसरे बेटे का दिमाग ख़राब कर देगी, इससे पहले मुझे आशिर को संभालना होगा। ऐसा ना हो मुकम्मल इसके शिकंजे में आ जाए। उन्होंने नफरत से सोचा सब। इस लड़की का हसीन चेहरा इनकी आंखों में उतरा। आशिर का बहकना मामूली बात ना थी, वो लड़की को कशिश रखती थी खुद में। अहद गिलानी को ये उम्मीद आशीष से न थी, इसे कोई लड़की मजबूर करे, जबकि वो था तो मर्द बहकना जिसकी फितरत में था। क्या हुआ बाबा साईं? इनकी गहराई में सोचता देखकर आशी ने इनकी आवाज़ दी। वो चौंके। ठीक है, अरसलान को आज़ाद नहीं करवा दूंगा और केस भी ख़त्म हो जाएगा, पर बस वो लड़की इस घर में आएगी, यही रहेगी हमेशा। आहत गिलानी ने अपना फैसला सुना दिया। अरसलान को कोई नुकसान कभी नहीं पहुँचाएंगे आप, इस बार धोखा नहीं देंगे हम। बाबा साईं ये वादा करें, बख्श दें, बस करें, मुझे नहीं बनना इस खेल का हिस्सा। आशिर ने जताया। तुम हिस्सा हो इस सब का आशिर, क्या हो गया है, भूल गए हो हमारे उमर को? हाथ गिलानी ने कहा। वो इसकी दुखती रग से वाकिफ थे। नहीं भूला हूँ मैं, मेरा भाई मुझे बहुत प्यारा था। नफरत करता हूँ मैं इन सब से जो इसके जिम्मेदार हैं, पर जो हम कर रहे हैं वो भी गलत है। बाबा साहेब किसी और को पल पल तड़पाकर हम भी किसी न किसी सूरत तड़प रहे हैं। कहीं ना कहीं खेल ख़त्म हो, खेल ख़त्म करें। आशिर ने अपनी कैफियत बयान की। तुम्हारा दिमाग वाकई ख़राब है जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हारा बोझ ख़त्म करता हूँ, बस बेफिक्र हो जाओ। अरसलान आज़ाद हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा इसे, बदले में तुम दस्तरबरदार हो जाओ मरियम से। आहत गिलानी ने कहा। ठीक है, इसे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, बस इस बात का ख्याल रखिएगा, मेरे निक्के में है वो, इसकी इज्जत की हिफाजत आपके ज़िम्मे है। इसने अपना निगाह सामने रखा। ठीक, कल मुझे वो लड़की यहाँ चाहिए, अपने भाई से मिले बगैर वो सीधा यहीं आएगी। एक और जालिम फैसला उन्होंने सुनाया, पर बाबा साहब एक आखिरी दफ़ा इसे मिलने दें तो दें अपने भाई से। आशिर ने समझाना चाहा, पर वो कुछ सुनने के मूड में ना थे। बस आशिर, फैसला हो चुका है, तुम जा सकते हो अब। वो उनकी सफाकी पर इनको देखता रह गया। अब इनसे कुछ कहना बेकार था, जो वो सोच चुके थे वही होना था। वो अपने शहर पहुंच गई थी। अशर के हुक्म पर फ़्लाइट की बुकिंग हो गई थी। ड्राइवर ने इसे एयरपोर्ट छोड़ दिया। वो सफ़र इसका जागते गुजरा। डर था सो जाएगी तो जाने उठने के बाद हालात बदल ना जाएं। वो सब कुछ भूल कर सिर्फ अपने भाई की आज़ादी की दुआ मांगती रही। बस एक ही दुआ थी इस मासूम लड़की के हाथों पर, या अल्लाह अब के ये लोग धोखा ना दें, बस मेरा भाई अपनी बीवी और बच्चों को देख ले, वो इनके साथ खुश रहे। मुझे इस ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए भी कुछ भी नहीं। कैसी अजीब लड़की थी ना, जो अपना बिल्कुल नहीं सोच रही थी इसके लिए क्या हालात होंगे, इसका क्या होगा। हर बात से बेफिक्र होकर वो सिर्फ अपने भाई की आज़ादी के लिए ख्वाब सजा रही थी। ऐसी अजीम बहन पर भाई कुर्बान कैसे ना हो जो मोहब्बतों की अमीन है। सफ़र ख़त्म हुआ। जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकली, आशिर खड़ा था। सलाम किया मरियम ने, जिसका जवाब देकर वो बाहर ले आया। ना इसने मरियम का हाल पूछा, ना मरियम ने इसका। अजीब खामोशी थी दोनों के बीच। गाड़ी में वो दोनों अकेले थे। आशिर ड्राइव कर रहा था, वो इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। आखिर इस खामोशी को आशिर ने तोड़ा और कहा, तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चल रहा हूँ, अपनी भाभी को बताओ, अर्शद से कहो वकील लेकर आए, सारी कानूनी कार्रवाई इसके रूबरू होगी। वो हैरत से इसकी बात सुन रही थी। ताकि तुमको समझ आ जाए जो हो रहा है सब ऑफिशियल है, पक्की कानूनी कार्रवाई हो रही है। बाबा साई का हुक्म है, जैसे कागजात कल जमा होंगे अदालत में वो दोनों वकीलों की मौजूदगी में तुम्हारा वकील दंड करेगा। सब ओके है, तुम इसी वक्त बाबा के साथ गाड़ी में बैठोगी और वहीं से अपने भाई की आज़ादी का मंजर देखोगी। और जब यकीन आ जाए या तुमको तसल्ली हो जाए कि तुम्हारा भाई आज़ाद हुआ है, तो फिर गाड़ी रवाना होगी हमारे घर। पर एक बात याद रखना, ये बाबा साईं का फैसला है, तुम अपने भाई से नहीं मिलोगी। बस दूर से अपनी तसल्ली कर लेना। अगर ये सब मंजूर है तो कल ही तुम्हारा भाई अपनी आज़ादी देखेगा। अब बताओ तुम क्या कहती हो? आशिर ने तफसील से इसको बात बताई बगैर इसके तासुर देखे। वो अपनी बात कहे जा रहा था, नज़रें रास्ते पर मरकूज़ थीं। आशिर, एक दफ़ा अपने भाई से मिल लूँ, बस इतनी इजाज़त दिला दो। वो इसकी मिन्नत समाजत करने लगी। मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, शायद तुमको यकीन ना आए इस बात पर मेरे पास कोई आला नहीं जिससे अपनी सच्चाई दिखा सके कि मैं भी बेबस और बेख्तियार हूँ। आशिर ने धीमे लहजे में कहा, पर लहजे सच्चाई चीख चीख कर बोल रही थी। तो तुम्हें मंजूर है? एक और दफ़ा आशिर ने पूछा तस्दीक के लिए। कुछ लम्हे खामोशी के नज़र हो गए। वो सोच में पड़ गई। वाकई जालिम और बेरहम लोगों से कोई उम्मीद लगाना बेवकूफ़ी है। हिसाब से वो ज़ियान का सोचने बैठी तो एहसास हुआ इसका भाई से मिलना इतना ज़रूरी नहीं जितना अरसल का अपने बाप से और जरिश का अपने शौहर से मिलना। तो फैसला हो गया, वो बगैर भाई से मिले इस जहन्नुम में कदम रखेगी। मुझे मंजूर है, वो ज़ब्त करती हुई बोली और उसे घर के सामने उतार किया। इससे ज़्यादा दोनों के बीच बात ना हुई।
मरियम को देखकर सब हैरान हुए। इस बार 1 महीने में इसका वापस आना ठट गया ज़रिश को। सलाम दुआ हवाल हवाल के बाद ज़रिश ने कहा, सब खैरियत तो है मरियम, इस बार इतनी जल्दी आ गई? दिल में मचलते एहसास को ज़रिश ने लफ्ज़ों में बयान किया। दिल को फ़िक्र थी इसकी। अच्छा तो ठीक है, चली जाती हूँ, मरियम ने भीगी हंसी से मजाक किया। तो बस बहाना था, वरना दिल का हाल तो अजीब था। बहुत शिद्दत से याद आ रही थी तुम्हारी, और देखो तुम आ गई, ज़रिश ने मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहा, जिनकी कभी अरसलान की मौजूदगी में नहीं बनी, आज वो एक दूसरे को बहुत चाहती थी। बस भाभी, आपने याद किया तो आ गई, मेरा प्यारा सा सोनू। मोनू, अरसल कहाँ है? मरियम अरसल को प्यार से कई नामों से पुकारती थी। वो सो रहा है, ज़रिश ने बताया। आज मरियम की आंखें और ज़बान अलग सिम थी, वो परेशान थी, ज़रिश को अंदाज़ा हो गया था। भाभी प्लीज़ जगा दो इसे, मरियम ने हसरत से पूछा। जाने क्यों ज़रिश का दिल ज़ोरों से धड़का। वो एक आस से देख रही थी इस कमरे की तरफ जहाँ ज़रिश और वो रहते थे। जाओ जगा दो, एकदम उठकर इसके कमरे की तरफ गई जहाँ अरसल सो रहा था। इसे बिस्तर से उठाकर खुद से भींच लिया और शिद्दत से चूमने लगी। इसे गले लगाकर रो पड़ी। बच्चा इतनी शिद्दत बर्दाश्त न कर सका, रो पड़ा। ज़रिश दरवाजे के पास खड़ी थी और छन की कोशिश लड़जड़ा रही थी। मरियम के दिल में क्या है? तुम्हारे रोने के दिन आ गए अरसल, कल तुम्हारे बाबा आएंगे और वो होंगे मामा होंगी, बस तुम्हारी पप्पो नहीं होंगी। मुझे याद रखोगे ना? भूल मत जाना मुझे, बहुत प्यार करती हूँ तुम सब से। वो मासूम बच्चे इसकी बातें क्या समझ रहे हैं। वो दोबारा इसे चूमने लगी, कभी हाथ चूमती, गाल चूमती। वो दरवाजे की चौखट पर खड़ी ज़रिश इसकी बात पर तड़प कर इसकी तरफ बढ़ी और कहा, क्या कहा तुमने अभी मरियम? ज़रिश ने गम की शिद्दत से पूछा। भाभी कल भाई आज़ाद हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, फिर आप तीनों। ज़रिश ने इसकी बात काटी और कहा, तुम मरियम कहाँ होगी? क्या तुम हमारे साथ नहीं होगी? ज़रिश को घबराहट हो रही थी, अब अरसल दोनों को देख रहा था। भाभी मुझे जहाँ होना चाहिए वहाँ होंगी, मरियम ने आहिस्ता से कहा। अब अरसल इससे प्यार कर रहा था और इसके आंसू साफ कर रहा था। आनी आई मिस यू। अरसल अब मुकम्मल बेदार हो चुका था। इस बोला मरियम से। वो दोबारा इसे प्यार करने लगी। आनी मिस यू टू मेरी जान, मरियम ने मोहब्बत से कहा। अरसल जाओ मामी के पास, बहन के साथ खेलो, ज़रिश ने कहा। और अरसल से वो उठकर चला गया। माँ क्या को मिलते ही, मरियम क्या करने लगी हो अब तुम? ज़रिश ने पूछा। बस वही जो पहले करना चाहती थी, अब इंशाल्लाह सब खैरियत से होगा, आप सब खुश होंगे, यही मेरे लिए बहुत है। वो आंसू रोकती हुई बोली। ज़रिश ने इसे खुद से लगा लिया और कहा, छोड़ो मरियम, मत मत दो ये कुर्बानी, ऐसी ज़िंदगी का अरसलान क्या करेंगे? वो नहीं जी पाएंगे इस दर्द को लेकर। भाई बहनों पर कुर्बान होते अच्छे लगते, बहनें नहीं अच्छी लगती भाइयों पर कुर्बान होती। ज़रिश ने अपने शौहर को जानती थी, इसके एहसासात को समझती थी, इसलिए ऐसा कहा। भाभी आपका ज़र्म बहुत बड़ा है, आपको इस कुर्बानी के जज्बे मुझे जीने का हौसला देगा जब कोई मुसीबत आएगी। एक आप जैसी अजीम औरत थी है जो शौहर के बजाय एक औरत का साथ दे रही है। पर भाभी सदियों से होता आया है, बहनें तो इन भाइयों पर भी कुर्बान हो गई जिन्होंने कभी कदर ना की हो इनकी। पर यहाँ तो मामला ही अलग है, मेरा प्यारा भाई है जिसने बहन की मोहब्बत का सबूत दिया, इस पर मेरा कुर्बान होना भी जायज़ है। बस रोना धोना नहीं, बस तैयारी कर लें, कल भाभी भाई आपके साथ होंगे, मरियम ने आंसू साफ करके खुशी से कहा। पर मरियम, ज़रिश कुछ कहने के लिए लब खोले पर मरियम काट गई इनकी बात। बस भाभी अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी, पहले ये बताइए कब तक आएंगे अशर भाई? बस आने वाले होंगे, ज़रिश ने तकलीफ से कहा। तो बस मुझे ये पल जीने दें आप लोगों के साथ, फिर पता नहीं कब मिलना हो, मरियम ने लहजे को हशाश बजाज जाहिर करते हुए कहा। जैसे आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। ज़रिश इस अजीब बहन को देखती रह गई जिसके चेहरे पर सिर्फ भाई के लिए फ़िक्र थी, अपनी बिल्कुल परवाह नहीं थी। ना इस बात से गज़ के आगे क्या हालात होंगे, इसके लिए कैसे सामना करेगी, कुछ भी सोचना नहीं चाह रही थी। ऐसा लगता था वो खुद से बेफ़िक्र और आज़ाद होगी, अपने लिए सोचना तर्क कर चुकी थी। अशर के इसके आते दोनों ने मिलकर सारे मामला तय किए, वकील को बुला लिया। काफ़ी डिस्कशन के बाद अशर बोला, तुम्हें लगता है इस बार धोखा नहीं देंगे वो लोग? नहीं अशर भाई, इस बार ऐसा नहीं होगा, मरियम ने यकीन से कहा। चलो देखते हैं, सोच लो तुम, जब तक बात मुकम्मल तसल्ली नहीं होगी तब तक खुद को हवाले नहीं करूँगी, मरियम ने कहा। अगली सुबह वो सफ़ेद लिबास में मलबूस अशर भाई के साथ निकली। कितनी देर ज़रिश इसे प्यार करती रही, सब दुआएं इस पर पढ़कर फूंक ली। भाभी आप घर पर हैं और सल के साथ अदालत चलना ठीक नहीं आपका। सही कह रही है मरियम, अशर ने कहा। भाभी ये आपके और भाई के लिए है। इसने एक छोटा पर्स दिया इसे। ये क्या है मरियम? इसने हैरान कुन लहजे में कहा। बस जो कर सकी इतने वक्त वो संभाल कर रखा, वो दे रही हूँ आपको, मरियम ने नॉर्मल लहजे में कहा। इसकी माँ का जेवर, जो पैसे इसने जमा किए, कुछ पैसे जो इसके अकाउंट में थे, इसका एटीएम था,
یہ لے جاؤ مریم، تمہارے کام آئے گا۔ زرج نے کہا بھابھی آپ نہیں جانتی ان لوگوں کو، وہ ردی کر کے پھینک دیں گے میری محنت کی کمائی۔ میں یہ موبائل لے کر جا رہی ہوں، دیکھ لیجیے گا، یہ بھی چھین لیں گے۔ جن کو ان سب کی قدر ہوگی ان کو دے رہی ہوں، پلیز میری محبت اور خلوص سمجھ کر ہی رکھ لیں بھابھی، پلیز بھابھی۔ اس کے ہر ایک لفظ میں منت تھی، وہ ایسے اسے انکار کرتی اس لیے مانگی۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر دونوں گلے لگے۔ یوں حسرت سے پیار کرتی ارسل کو گھر سے باہر نکلی تھی۔ زرج اسے جاتا دیکھتی رہی، دل میں وہ درد کی ہونک سی اٹھی۔ احد گیلانی کا وکیل ساری قانونی کارروائی کر چکا تھا۔ ان کے وکیل کی موجودگی میں ساری قانونی کارروائی ہوتی رہی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اشر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کاغذ جمع ہونے جا چکے تھے، سارا کام ہاتھوں ہاتھ ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی جو کیس اتنے فائلوں کے نیچے دبا تھا، کھلا تو ایک دن میں ختم ہونے جا رہا تھا۔ واہ رے پیسے اور کرسی کی طاقت، سلام ہے صرف تجھ کو، انسان انسانیت کچھ نہیں، سارا کھیل تیرا ہے۔ مریم نے دل میں سوچا، جو کام ناممکن لگتا تھا، سالوں سے بند کیس، جانے کتنے دن مہینے لگے تھے ختم ہونے کے لیے، جب کھلے گا تب وہ کام گھنٹوں میں ہو رہا تھا۔ حیرت انگیز بات ہے نا، یہ پاکستان ہے اور یہاں کا عدلیہ سسٹم، سارا کام پکا ہے، کچھ دیر میں پولیس لے کر آ رہی ہے ارسلان کو، ان کے وکیل نے بتایا۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے یہاں بیٹھے ہوئے ان کو۔ چلیں اب احد گیلانی صاحب گاڑی میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، باقی کی کارروائی گاڑی میں بیٹھ کر دیکھنی ہے آپ کو، ان کے خاص بندے نے مؤدب انداز میں کہا۔ نظریں جھکی تھی، اس کی یہ خاص تلقین اشر گیلانی کی تھی، ورنہ احد گیلانی کبھی اس لڑکی کو قابل عزت نہ سمجھتے تھے۔ اشر حیران ہوا یہ سن کر۔ ایک دفعہ بھائی سے ملنے دیں اسے، اشر نے تڑپ کر کہا۔ دیکھیے میں حکم کا غلام ہوں اور جو وہ لوگ کہیں گے وہی میں کروں گا۔ ارسلان یہاں نہیں آ سکتا جب تک یہ یہاں ہوگی، ان کے خاص ملازم نے آسان لفظوں میں اشر کو بتایا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ اشر بھائی، سب سے پہلے ارسلان بھائی کو یہ خط دیجیے گا، جیسے میرا پوچھیں، اللہ حافظ۔ مریم نے بھرے لہجے میں چند جملے کی کہی، وقت جو ہو رہی تھی بولنے میں، دقت ہو رہی تھی بولنے میں۔ اللہ حافظ، سدا خوش رہو، تمہاری ساری مشکلیں دور ہوں اور آسانیاں تمہارا مقدر بنے، آمین۔ اشر نے اس کے ہاتھ سے خط لے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ یوں وہ رخصت ہو گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد ارسلان آیا، حیران پریشان سا، جس کے سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا، اتنا اچانک آزاد جو ہوا تھا۔ اشر، میری بہن مریم کہاں ہے؟ بولو، جواب دو۔ وہ خالی نظروں سے ارسلان کو دیکھنے لگا، مٹھی میں دبا خط تھمایا اسے اور نظر پھیر کر گیا۔ کچھ بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اشر مرد ہو کر رو پڑا اس بے بسی پر، اور وہ بے صبری خط کی تہہ کھولنے لگا۔ پیارے بھائی السلام علیکم، جب یہ خط آپ پڑھ رہے ہوں گے تب آپ آزاد ہو گئے ہوں گے، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی میرے لیے۔ میں خوش ہوں، جہاں جا رہی ہوں اسی خوشی میں سب ہوں گے، پر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی بظاہر، پر بھائی دل کی نظر سے دیکھیں گے تو میں اپنے آس پاس مجھے دیکھ پائیں گے، ہر جگہ ہر شے میں آپ کے اندر میں بستی ہوں، ہماری رگوں میں دوڑتا خون ایک ہی تو ہے، یہ ہجر ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ کبھی بھابھی کی باتوں میں ملوں گی تو کبھی ارسل کی باتوں میں، اس کی شرارتوں میں، ہر جگہ میں ہی ہوں گی، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا سوائے موت کے۔ تو اب میرے پیارے بھائی کبھی ناشکراپن مت کرنا، اللہ نے آپ کو آزادی نصیب کی ہے، اس کا شکر ادا کرنا، میرے نہ ہونے کا شوق نہ منانا، بھابھی اور ارسل کے ساتھ خوشی خوشی نئی زندگی شروع کرنا۔ اگر آپ دکھی رہے تو یاد رکھنا میری قربانی راگا چلی جائے گی، میری قربانی رائگاں نہیں جانے دینا پلیز بھائی، یہ آخری احسان میری ذات پر کر دیں، خوش رہنا اور میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ بھابھی کو بہت جلد بہت پیار دینا، انہوں نے اکیلے تنہا بہت تکلیفیں سہی ہیں، اب ان کا حق ہے، ان کا شوہر ہنستا مسکراتا ملے نہ کہ بہن کا دکھ کرتا ہوا۔ جب بھی یاد کرنا خوشی میں کرنا، دکھ درد میں نہیں، آپ کی پیاری بہن مریم عبدالغنی۔ وہ رو پڑا اس کا خط پڑھ کر، پر اس کی تلقین یاد آئی تو جلدی سے آنسو پوچھا اور کہا، چلو اشر، پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، مریم نے کہا ہے یہ، پھر ملوں گا زرج اور ارسل سے۔ چلیں، اور وہ دونوں عدالت کی حدود سے نکل پڑے۔ مریم کب کی جا چکی تھی، جب خط اس نے ہاتھوں میں تھاما تھا، یہ آخری منظر آنکھوں میں قید کرتی وہ ایک اور نئے سفر پر نکل پڑی۔ جس کو تمہاری نظر ڈھونڈ رہی ہے وہ کراچی کی حدود میں داخل ہو گیا ہوگا، مریم قریشی، تم اکیلی ہمارے رحم و کرم پر ہو، احد گیلانی نے غصے سے کہا۔ وہ اس ظالم شخص کو دیکھتی رہ گئی، مانا بہت شدید تھا آندھی کا زور پر، ایسا بھی کیا ہوا کہ ٹھکانا نہ رہے، اس کا ادا سے ہم کو چھوڑ کر گیا تھا وہ، آنکھوں میں اشک اور دل میں تقاضے نہ رہے۔